हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 18, 19 और 20 तीनों दिन का करंट अफेयर। ठीक है, देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर का कोई रिवीजन कर लेते हैं, तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टार्स परियोजना को जो है मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना को किस संस्थान से वित्तीय सहायता के साथ लागू जो है किया जाएगा, तो ये है वर्ल्ड बैंक के साथ जो है इसे वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का निधन जो है वो हो गया है। उन्होंने किस श्रेणी में ऑस्कर जीता था, तो उन्होंने जीता था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किशोरी भिमानी का क्या पेशा था जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, बहुत ही माने जाने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट कमेंटेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सोरेनबाई जेनकोव ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने किर्गिस्तान के देश के राष्ट्रपति के रूप से इस्तीफा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष के रूप से फिर से चुना गया है, तो ये चुना गया है फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में, और अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इंडिया को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि नियर ईस्ट और फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWA द्वारा भारत द्वारा कितनी राशि की योगदान जो है वो किया गया है, तो भारत ने $1 मिलियन का जो है राशि का योगदान किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप, ठीक है, केनिया 2020 के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया है कॉन्स्टेंटिना दीता को। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था कि एनटीपीसी के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल अगले किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो उनका कार्यकाल जो है वो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि GST मुआवजों की राजस्व कमी को पूरा करने के लिए विशेष GST विंडो के तहत राज्यों की ओर से भारत सरकार द्वारा कितनी राशि जो है उधार ली जाएगी। ठीक है, हाउ मच अमाउंट will be borrowed by the government of India on behalf of the states under the special GST window to meet the revenue shortfall of GST compensation। ठीक है, तो ये जो राशि ली जाएगी ये है 1.1 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, डिटेल्स देखते थे पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर GST जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, मुआवजों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष खिड़की के तहत यानी कि उसके विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए के उधार जो है वो लेंगे। ठीक है, विशेष विंडो के तहत भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित कमी सभी राज्यों को मिलाकर उपयुक्त ट्रेंच में उधार लिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो GST में जो कमी आई है उसमें जो है सभी राज्यों को मिला करके 1.1 लाख करोड़ रुपीस का उधार जो है वो लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, GST मुआवजे के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त किया जाएगा। इससे भारत सरकार और राज्य के घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो केंद्र जो सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो जो है हर एक स्टेट से कुछ कुछ अमाउंट लेकर के उधार लेकर के 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो अमाउंट है उसे वो पूरा करेंगे, और उसके बाद रिटर्न में उनको वो जब भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उस अमाउंट का जो है लोन लेते रहेंगे ताकि जो ओवरऑल अमाउंट है वो सेटल हो जाए और कोई भी लेन देन ज्यादा ना करना पड़े। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता को ज्ञान बढ़ाने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। 2020 का इसका जो थीम है वो है सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक अभिनय। ये जो इसका थीम है 2020 का। ठीक है, इस वर्ष दिवस के लिए विषय सभी के सामाजिक और प्राणी न्याय प्राप्त की चुनौती को संबोधित करना है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता यानी कि कपिला, ठीक है, अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ठीक है, द कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपिंग इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है, तो ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभियान कापिला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जो है 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम में है। ठीक है, यह दिन जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती समारोह के सम्मान में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, 89वीं जयंती के सम्मान में शुरू किया गया था। अभियान के माध्यम से सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी, ताकि भारत को आत्मनिर्भर की ओर ले जाया जा सके। ठीक है, क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में जलने मतलब जो खेतों में जो जलाया जाता है घास फूस, उनको रोकने के लिए एक व्यक्ति निगरानी समिति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वन मैन मॉनिटरिंग कमेटी हेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द इशू प्रिवेंशन ऑफ सुटेबल स्टबल बर्निंग इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ठंडी के मौसम में आपने देखा ही होगा, न्यूज में सुना ही होगा कि जब हरियाणा में जो भी खेतों में जो काटे हुए फसल को जलाया जाता है, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, खास करके दिल्ली में। दिल्ली जो है पूरा का पूरा पॉल्यूशन से ढक जाता है, खास ठंडियों के मौसम में उस धुएं से। तो उसको रोकने के लिए और उस पर मॉनिटर करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? ये जो हमारा सवाल है। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है मदन बी लोकर को। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मदन बी लोकर को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश के रूप में नियुक्त जो किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की जांच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में खेतों की जलने से रोकने के लिए एक व्यक्ति निगरानी समिति बनाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली खेतों में काटे हुए फसल को जलाया जाता है ठंडी के मौसम में, और उससे जो भी प्रदूषण होता है और आसपास के इलाके में, जैसे हरियाणा में जब काफी मात्रा में ये चीज जलाया जाता है, वो हर साल ये चीज होता है, और उसके वजह से जो दिल्ली पूरा का पूरा प्रदूषण से ढक जाता है, तो उस चीज को रोकने के लिए और उसकी निगरानी बनाने के लिए जो है ये समिति बनाई गई है, जिसे जो है मदन बी लोकर जो है उसको देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की कोविड-19 कारण कपिल देव कामित का निधन हो गया है, वो किस राज्य के पंचायत राज मंत्री थे? ठीक है, Kapil Dev Kamath has passed away due to COVID-19. He was the minister of पंचायत राज of which state? ठीक है, तो ये बिहार राज्य के पंचायत राज मिनिस्टर थे। ठीक है, डिटेल देखते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत, जो बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे, उनका निधन जो है हाल ही में कोविड-19 बीमारी के कारण हो गया है। ठीक है, वह मधुबनी जिले बिहार में बाबुरी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू विधायक थे। ठीक है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम कपिल देव कामत है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। ठीक है, आपने सुना भी होगा एनएसजी कमांडो का 36वां संस्थापन किस तारीख को मनाया जाता? ठीक है, तो ये जो मनाया गया है 16 अक्टूबर को। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का 36वां संस्थापन दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के सुरक्षा तंत्र में एनएसजी का जो है एक अहम भूमिका है। ठीक है, एनएसजी जो है आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक शक्ति है। ठीक है, एनएसजी एक ऐसी ताकत है जो विशिष्ट स्थिति में निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित है। इसलिए इसका उपयोग जो है असाधारण परिस्थितियों में आतंकवाद के गंभीर कृत्यों का विफल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एनएसजी कमांडोज जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनएसजी कमांडोज बेसिकली वहां पे ज्यादातर उनका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। जैसे कि आपने 26/11 में मुंबई का हमला देखा होगा, उसमें एनएसजी कमांडोज ने जाकर के सारी चीजों को संभाला था और सारी चीजों को अपने अंडर में लिया था। ठीक है, एनएसजी कमांडो की जो स्थापना हुई थी सन 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एनएसजी लोकप्रिय रूप से ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है, जिसे आप एनएसजी कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, ये एक आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधक बंदी जैसी स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित देश में एक कुलीन हड़ताल बल है। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, इसके महानिदेशक है अनूप कुमार सिंह। ठीक है, और इसके जो आदर्श वाक्य है सर्वोच्च सर्वोत्तम एंड सुरक्षा, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है
माइकल ईरानी को। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को आईडब्ल्यूएफ की संविधान के अनुसार आईडब्ल्यूएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, जो आईडब्ल्यूएफ है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, माइकल ईरानी को आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष थॉमस अजान के इस्तीफा के बाद नियुक्ति की गया है। ठीक है, इससे पहले माइकल ईरानी आईडब्ल्यूएफ चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। ठीक है, बात करते कुछ उपयोगी नोट्स की, तो आईडब्ल्यूएफ का जो मुख्यालय है वो है बुडापेस्ट हंगरी में, और आईडब्ल्यूएफ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1905 में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूएनईएससीओ को भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म जो है शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं यूएनईएससीओ विद रैंक ऑफ एम्बेसडर। ठीक है, तो ये विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो विशाल वी शर्मा को भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूएनईएससीओ के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, वह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। ठीक है, विशाल वी शर्मा की शीघ्र ही कार्यभार संभालने के लिए उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों माइकल ईरानी ही लिखा हुआ है, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है विशाल वी शर्मा। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स। यूनेस्को की जो यूएनईएससीओ का जो मुख्यालय वो पेरिस फ्रांस में है। इसके जो प्रमुख है उनका नाम है एड्रो आंजुले। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर सन 1945 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली क्वेश्चन दोस्तों। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू विन 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये अवार्ड जीता है ऐश्वर्या श्रीधर ने। ठीक है, तो मुंबई की एक 23 वर्षीय लड़की जिसका नाम जो है ऐश्वर्या श्रीधर ने 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है बनी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष था। ठीक है, लाइट ऑफ पैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की है। ठीक है, केवल 100 छवियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसने बिहेवियर इन्वर्टेब्रेट्स श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो बेसिकली 100 फोटोज को शॉर्टलिस्टेड किया गया था और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो उनमें जो है ऐश्वर्या श्रीधर के फोटो को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, यह वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की है। ठीक है, पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में किया गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में संसदीय चुनाव में दूसरी बार चुना गया है। ठीक है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन रिसेंटली। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंडा आर्डन। ठीक है, जिसे दूसरी बार चुना गया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन ने देश के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जो लगातार 3 साल के कार्यकाल के लिए पीएम के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, कोविड के खिलाफ लड़ाई में आर्डन ने स्पष्ट उन्मूलन रणनीति की पीछा करने के में अपने पश्चिम साथियों के बीच अकेले थे और दुनिया में सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में से एक लगाया था। ठीक है, तो बेसिकली हम सब ये जानते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो ऐसा कंट्री था जो कोविड-19 से सबसे पहले जो है बाहर आया था। हालांकि फिर कोविड-19 के कुछ केसेस वहां पे सुनाई दिए गए थे, न्यूज में ऐसा आया था, बट फिर भी न्यूजीलैंड जो ऐसा कंट्री था जिसने सबसे पहले और सबसे ही ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन लगाया था और सबसे पहले जो है वो कोविड-19 बीमारियों से बच के बाहर आ गया था। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड का जो डॉलर है वो न्यूजीलैंड डॉलर है, मुद्रा उसकी। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से अपने सेवानिवृत्त की घोषणा कर दी है, मतलब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वो किस देश के लिए खेला करते थे? ठीक है, तो उमर गुल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेला करते थे, ठीक है, जो कि एक पेस बॉलर थे और उन्होंने अपने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल ने घोषणा की है कि वह सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास जो है वो ले लेंगे। 36 वर्षीय उमर गुल ने, जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान के लिए एक दिवसीय मैच के लिए अपनी आखिरी मैच खेला था, नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान टीम के लिए भाग लिया। ठीक है, पेशवर में जन्मे गुल ने 2003 में एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट उसी साल खेला था। ठीक है, 2003 में जो है उन्होंने इंटरनेशनल मैच में स्टार्ट किया था अपना, और वनडे और टेस्ट मैच दोनों 2003 में ही खेला था। उनका आखिरी टेस्ट जो था वो 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था, जहां पे 47 टेस्ट मैच खेले उन्होंने और 34.06 की औसत से 163 विकेट लिए। ठीक है, उमर गुल जो है पेस बॉलर थे। ठीक है, तो उन्होंने 34.06 औसत के साथ 163 विकेट लिए है। ठीक है, उन्होंने 130 एक दिवसीय मैच खेला है जिसमें 179 विकेट उन्होंने लिया है, और 60 T20I खेली है जिसमें उन्होंने 85 विकेट लिया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल की रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो और उस मिसाइल का क्या नाम है, ये जो है आपका सवाल है। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द नाइट ट्रायल ऑफ इट्स न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल विच हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO। तो इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल। ठीक है, तो भारत के उड़ीसा के तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज ITR से अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल की रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, अत्याधुनिक मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी 2 जो है ये भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर लड़ाई करने वाली मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वो विकसित किया था। ठीक है, 9 मीटर लंबी तरल युक्त पृथ्वी 2 में 350 किलोमीटर की दूरी है और यह 1 टन वॉरहेड ले जा सकता है। ठीक है, मतलब 1 टन का जो है ये भार संभाल सकता है, और इसकी जो दूरी है वो 350 किलोमीटर की है। इसकी जो लंबाई है इस मिसाइल की, ये 9 मीटर लंबी है। ठीक है, ये कुछ मीटर की सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पैंतरेबाजी प्रेक्षक के साथ उन्नत जड़ित मार्गदर्शन प्रणाली यानी कि AIGS का उपयोग करता है। ठीक है, तो AIGS टेक्निक से जो है ये अपने पर्टिकुलर टारगेट्स पे निशाना लगाता है, जिससे क्या है कि अगर टारगेट से अगर मूव भी कर रहा होगा तो भी ये मिसाइल जो है अपना टारगेट मिस नहीं करेगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो DRDO के अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकों संघ यानी कि IBA ने 2020-2021 सत्र के लिए नए अध्यक्ष रूप के किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by the Indian Banks Association यानी कि IBA as the new chairman for 2020 and 21 सेशन? तो ये किया गया है राजकिरण राय जी को। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय जी को 2020-2021 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस मतलब अध्यक्ष के रूप में पहले जो कार्य कर रहे थे वो रजनीश कुमार थे, और उनके जो है वहां से रिटायरमेंट होने के बाद, उस पद से रिटायर होने के बाद राजकिरण राय जी जो है अब उस पद को संभालेंगे। ठीक है, इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, IBA भारत में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं के एक संघ है जो अपने सदस्यों के लिए खान पान करता है। ठीक है, मतलब जो भी बैंक के जो भी सारी फैसिलिटीज है उनके यूजर्स के लिए, एम्प्लॉइज के सॉरी, वो सारा चीज IBA द्वारा देखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो IBA मुख्यालय की स्थापना जो हुई थी मुंबई, इसका जो मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर सन 1946 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, हु हैज बीन चूजन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA। ठीक है, तो ये चुना गया है रोहन जेटली को। ठीक है, तो दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र एडवोकेट रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। वह इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे,
क्योंकि अकेले उम्मीदवार जिसने उसके खिलाफ अपनी नामांकन दाखिल नहीं किया था, अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रोहन जेटली के खिलाफ एक और उम्मीदवार थे जिन्होंने इस पद के लिए अपना नाम जो है दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि एक ही उम्मीदवार बचे थे, तो इसलिए रोहन जेटली को ही इस पद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत ने किस जगह से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच प्लेस। ठीक है, तो ये मिसाइल फायर किया गया है INS चेन्नई से। ठीक है, तो भारत ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित स्टील्थ विध्वंसक INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसमें अरब सागर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को निशाना बनाया गया था। ठीक है, तो बेसिकली अरब सागर यानी कि अरेबियन सी में एक पूर्व निर्धारित पहले से ही डिसाइडेड एक लक्ष्य बनाया गया और वहां पे जो है इस मिसाइल को सक्सेसफुल फायर किया गया और जो मिसाइल है वो सीधे जाकर के उस टारगेट पे हिट हुआ है। ठीक है, तो मिसाइल ने उच्च स्तरीय और बेहद जटिल युद्धाभ्यास करने के बाद अरब सागर के लक्ष्य को सफलतापूर्वक सटीकता के साथ मारा है। ठीक है, अत्यधिक बहुमुखी ब्रह्मोस का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरस्पेस के तहत संयुक्त रूप से भारत और रूसी द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और भूमि प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है सुपरसोनिक मिसाइल को, जिसका नाम ब्रह्मोस है। इसे आप चाहे पनडुब्बी से, जहाजों से, विमानों से या भूमि से कहीं से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इस मिसाइल की टॉप स्पीड जो है वो 2.2 मच है। ठीक है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, विस्तृत रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को मार सकता है, सीमा को मौजूदा 290 किलोमीटर से बढ़ाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल था इसका जो टारगेट था एरिया वो 290 किलोमीटर का था, बाद में जो है उसे फिर से अपडेट किया गया और अब जो इसका टारगेट बना दिया गया है 400 किलोमीटर तक का। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, वार्षिक भारतीय नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी का कौन सा संस्करण जो है श्रीलंका नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम जो है स्लिनेक्स 2020 श्रीलंका में शुरू है। ठीक है, तो ये दोस्तों अभ्यास जो है ये 8वां संस्करण है इस अभ्यास का। ठीक है, तो वार्षिक भारतीय नौसेना का 8वां संस्करण श्रीलंका नेवी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम क्या है स्लिनेक्स 2019 से 2020 इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। 2020 19 से 21 अक्टूबर तक श्रीलंका के त्रिकोमालीस में शुरू होगा। ठीक है, जिस एरिया में शुरू किया गया है उस एरिया का नाम जो है वो त्रिकोमाली है। ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है स्वदेशी तौर पर निर्मित SWA कार्बोरेटर्स कमेटी और कल्टन द्वारा किया जाएगा, और वहीं श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है SLN शिप्स साइरू, ठीक है, और गजीबो द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्स 2020 परस्पर परिवर्तन को बढ़ाएगा। ठीक है, आपसी समझ में सुधार करेगा और दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए ये जो है मिशन किया जाता है। ठीक, तो बेसिकली जो है दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि जो भी समुद्री अभ्यास होते हैं वो लगभग हर देशों के साथ किया जाता है, जैसे कि जापान के साथ किया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जाता है, US के साथ किया जाता है। तो ये समुद्री अभ्यास करने का मतलब ही होता है कि दो देशों के जो सेना है उनके बीच में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पहचान रखी जाए, ताकि अगर कभी किसी तीसरे देश से लड़ाई अगर हो या किसी तीसरे देश से अगर वार होती है तो जो है अच्छे से उनका प्रतिनिधित्व किया जा सके। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 22 अगस्त 2021 तक गृह सचिव के कार्यकाल के विस्तार की मंजूरी दे दी है। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ होम सेक्रेटरी टिल अगस्त 2020, और उन होम सेक्रेटरी का नाम क्या है, उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 22 अगस्त 2020 तक गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल के विस्तार की जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, असम मेघालय केडर के 1984 बीच के IAS अधिकारी भल्ला को उन्हें अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा था, लेकिन जो है अब उसे बढ़ा करके कहां तक कर दिया गया है, 22 अगस्त 2021 तक कर दिया गया है। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।